नमस्कार। आज के दिन एक बार फिर एक फिजूल सा मुद्दा दिन भर छाया रहा, लव जिहाद। लव जिहाद जिसका कोई कानूनी मतलब नहीं है, कहीं कानून में परिभाषित नहीं है। लव जिहाद ये एक गुब्बारा फैला दिया, चला दिया गैस का गुब्बारा, और ताकि चर्चा करने को एक विषय और मिल जाए और असली बातों से ध्यान हट जाए। उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने जो जानकारी हासिल की, 14 केसेस उसके पास आए थे, उनमें पाया कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। लव जिहाद है ही नहीं। जब ये बहस चली रही थी, इतने में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर दिया कि जो जबरन धर्म परिवर्तन होता है वो क्रिमिनल है, वो ठीक नहीं है, ठीक है, गैर कानूनी है। अब देखिए धीरे धीरे फोकस लव जिहाद से जबरन धर्म परिवर्तन पर जा रहा है, क्योंकि मालूम है कि लव जिहाद एक ऐसा बॉटमलेस बलून है, एक ऐसा बेपैंदी का गुब्बारा है, मैं कहूँगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। खाम में उछाल दिया है इसको, और सरकारें लग गई हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार, एक आध और सरकार है जहाँ बीजेपी का राज है कि हम कानून लाएंगे लव जिहाद के खिलाफ। जबकि जो हमारा संविधान है इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी जिससे शादी करना चाहे, कोई भी एडल्ट जिससे शादी करना चाहे, अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करना चाहे, कर सकता है। यानी क्या ये राज्य का काम है कि लोगों के जो ज़ाती रिश्ते हैं उसमें भी वो दखल दे? जहाँ तक बात है कि बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करवाना, उसके लिए पहले से भी कानून है। ये एक ऐसा इशू तैयार किया जा रहा है लव जिहाद का, जिस पे सारा पब्लिक डिस्कोर्स, सार्वजनिक संवाद अब इस पर आ जाए। और निशाना है, जैसा हमने पहले कहा था, कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, अपने फैसले खुद कर सकती हैं, उनकी बेइज्जती एक तरह से ही है कि क्या वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती? क्या उनके फैसले भी अब राज्य लेगा, स्टेट लेगी? खैर, कुल मिलाकर जो हुआ है, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका खारवार सलामत, ये इनका केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें ये बात कही गई है, जो जजमेंट आई है, कि जो जीने का अधिकार है और स्वतंत्रता का, आज़ादी का अधिकार है, वो बहुत ही बुनियादी अधिकार है। और किसी के ज़ाती रिश्तों में दखलंदाजी बहुत ये सीरियस इंक्रोचमेंट्स, बहुत ज़्यादा, मतलब अतिक्रमण माना जाएगा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ टू इंडिविजुअल्स। दो जो एडल्ट्स हैं उनकी जो राइट ऑफ चॉइस है, उनकी जो चुनने की अपनी ताकत है, उसमें दखलंदाजी माना जाएगा, इंक्रोचमेंट माना जाएगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। ये एक एफआईआर के खिलाफ जो एक केस दायर किया गया था, उसका फैसला देने में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के एक मुस्लिम लड़का था, और उसकी हिंदू जो बीवी है उसको लेकर है। तो डिवीज़न बेंच थी जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की। उन्होंने ये भी कहा कि एक सिंगल जज ऑर्डर अभी आया था जिसमें एक रिट डिसमिस कर दी गई थी कि इंटरफेथ, जो दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं और वो प्रोटेक्शन मांगते हैं क्योंकि धर्म परिवर्तन किया है, वो अपने आप में सही नहीं है, वो इट्स नॉट, वो मंजूर नहीं है। तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अच्छा कानून नहीं है। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि लव जिहाद इज़ ए वर्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय द बीजेपी टू डिवाइड द नेशन एंड डिस्टर्ब कम्युनल हार्मनी। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसका निर्माण, जिसको मैन्युफैक्चर किया बीजेपी ने, और उसका इरादा यही है कि जो आगे से ही देश बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, उसे और बांटा जाए फ़िरका परस्ती के नाम पर। मैरिज इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी। शादी जो होती है किसी की, वो किसी की ज़ाती आज़ादी का मामला है। ब्रिंगिंग अ लॉ टू कर्ब इट इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक कानून लाकर उसको रोकने की कोशिश करना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इट विल नॉट स्टैंड एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जिहाद हैज़ नो प्लेस इन लव। ये किसी भी अदालत में इसको नहीं माना जाएगा, और जिहाद जो होती है उसका प्यार में कोई जगह नहीं होती। और साथ में अशोक गहलोत ये भी कहते हैं कि दे आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन द नेशन वे कंसेंटिंग एडल्ट्स वुड बी एट द मर्सी ऑफ स्टेट पावर। वो एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर दो ऐसे एडल्ट्स, वयस्क, जिनकी आपसी रजामंदी हो, उनके मामलों में भी स्टेट, राज्य दखल दे।
Marriage is a personal decision and they are putting curbs on it, which is like snatching away personal liberty. शादी एक निजी फैसला होता है और उस पर वो रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी की निजता, निजी आज़ादी जो होती है उसको छीन लिया जाए। बहरहाल जैसा हमने पहले कहा, ये एक ऐसा मामला है, नॉन इशू है, एक बार फिर ध्यान बटाने के लिए इसको उछाला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार समझ में आ ही रहा है, धीरे धीरे से ही। वो डिनायल मोड में हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं कि अब सत्ता उनके पास नहीं रही, अब वो इतिहास बन चुके हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने मानना शुरू कर दिया है कि हाँ, उन्होंने एक अपनी सहमति दी है कि जो प्रोटोकॉल होता है सत्ता के हस्तांतरण का, ट्रांसफ़र ऑफ पावर का, उसको उन्होंने गो हेड दे दिया है, जिसके मुताबिक जो काम होता है, 3 फेजेस होते हैं सत्ता के हस्तांतरण के, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये है जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने ये तय कर लिया है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन है वो अपैरेंट विनर है, देखने में वही लग रहा है कि विजेता हैं, इसलिए जो ट्रांजिशन का, सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी जाए। ट्रांजिशन का ये जो फेज़ होता है ये एक साल चलता है पूरा। इस एक साल में अप्रैल टू मई जो होते हैं महीने, इन 2 महीनों में, इलेक्शन वाले महीनों में, जैसे ये इलेक्शन वाला साल है तो अप्रैल से मई, उसके बाद जनवरी 20 को जब स्वेरिंग इन होती है उसके 200 दिन बाद तक ये चलता रहता है। जो इलेक्शन तक पीरियड चलता है उसको प्लानिंग फेज़ कहते हैं, फिर जब शपथ ग्रहण होता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं, और उसके बाद हैंड ओवर फेज़ होता है। तो 75 दिन का जो ट्रांजिशन फेज़ होता है, संक्रमण काल जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं, जब ये तय हो जाए कि कौन जीतने जा रहा है। इसमें क्या होता है कि एक तो डेवलप कैंपेन पॉलिसी इनटू एक्शनेबल आइटम्स। कैंपेन के दौरान, प्रचार के दौरान जो वादे किए गए हैं उन पर कदम कैसे उठाए जाएं, उसकी मतलब जो है एक्शनेबल, उन पर कदम कैसे उठाए जाएं, ये तय होता है। हमारे ऐसा नहीं कि वादे कुछ कर दिए जाते हैं, अनाप शनाप ऊल जुलूल किया कुछ और जाता है। फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो 4000 लोगों की नियुक्ति कर सके, तो उनकी नियुक्ति शुरू होती है। फिर ऑपरेशनल लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जिसमें ऑफिस स्पेस क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या होगी, इनका ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट कैसे होगी, और कांग्रेस के साथ तालमेल कैसे बैठेगा। उसके बाद आउटगोइंग जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है, ट्रंप की जैसे जा रही है, और फेडरल गवर्नमेंट, उनका रिश्ता क्या होगा। इसमें बेहतरीन एग्जाम्पल लिया जाता है जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा का। जब बराक ओबामा जीते थे तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पूरा सहयोग किया था, उनका पूरा सहयोग किया था, फैसिलिटेट किया था। बहरहाल ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो खुद को अपने संविधान से, अपने देश से, देश की जनता से सबसे ऊंचा खुद को मान बैठते हैं। उनका हश्र यही होता है जो डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है। चलते चलते एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि पूरा ध्यान बटाने की जो कोशिश है, ये हमारी मौजूदा सरकार की भी और जो पार्टी है सत्ता में बीजेपी, उसकी भी है। वो ये है कि हमेशा, मतलब आने वाले लंबे समय के लिए पूरे भारत को इन नकली झमेलों में उलझाए रखो। जैसे लव जिहाद का मैंने जिक्र किया, जो है ही नहीं, कोई परिभाषा ही नहीं है, कोई कानूनी स्टेटस ही नहीं जिसका। लव जिहाद, बीफ, इसमें उलझाए रखो। अच्छा, उसके अलावा हिंदुत्व जो है वो खतरे में है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म को कंफ्यूज कर दो और हिंदू धर्म खतरे में है कह के हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाओ। फिर ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ एक है जिसमें मंदिर में चुंबन का दृश्य है। अब वो खजुराहो का मंदिर है, यानी कौन सा मैंने देखा नहीं, तो उसको लेकर एक बड़ी डिबेट खड़ी कर दो। उसके बाद अर्बन नक्सल्स, ये क्या मतलब, कैसे अधपके दिमाग की उपज है ऐसे शब्द भी, अर्बन नक्सल्स। फिर बॉलीवुड में भाई भतीजावाद, मतलब जैसे यही मसले रह गए हैं भारत के सामने। कोई बात वो नहीं चाहते कि इस बात पर चर्चा हो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें -23.9% वो नीचे चली गई है।
कोई इस पर बात वो नहीं चाहते इस पर बात हो कि पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस वक्त हो रही है। कोई इस पर बात नहीं करना चाह रहा कि बैंक जो हमारे हैं उनके हाल खस्ता हो रहे हैं। लक्ष्मी विलास बैंक सबसे ताज़ा तरीन इसकी मिसाल है। उससे पहले येस बैंक और उससे पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक। बहरहाल कोई नहीं चाहता कि कोविड के जो नंबर्स हैं उन पर लंबी चौड़ी चर्चा हो, और फिर उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो सालों साल लगे जनता के पैसे से बनी, उनको प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। और बहुत सो और हर्ष भी देखने को आ रहा है। तेजस ट्रेन चली थी बड़े धूमधाम से, मतलब दिल्ली से लखनऊ, वो बंद कर दी गई है। क्यों? कि जो प्राइवेट प्लेयर था उसको घाटा हो रहा है। उसके अलावा जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं है। जैसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जैसे प्रधानमंत्री का नया निवास स्थान है, जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाना है, और ये इन्हीं मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। उन मुद्दों पर हो रही है लव जिहाद, बीफ, टेम्पल मतलब मंदिर में चुंबन, अर्बन नक्सल, बॉलीवुड में भाई भतीजावाद। इसको कहते हैं डम्बिंग डाउन ऑफ ए जनरेशन। या एक नहीं, यहाँ तो एक से ज़्यादा पीढ़ी है, उसको डम डाउन माने उसको सुन्न कर दो, उसकी सोचने की शक्ति ख़त्म कर दो, उसको प्रोग्राम इतना कर दो इन बातों से कि वो और कुछ सोच ही ना पाए। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता से। आज की कविता जनाब अदम गोंडवी साहब की है। अदम गोंडवी, इनका जन्म हुआ था सन 1947 में, अक्टूबर सन 47 में, और इनका निधन हुआ सन 2011 में। इनका नाम था नाम जिंदा रहता है, उनका नाम है रामनाथ सिंह। तो इन्होंने कविता के लिए, शायरी के लिए अपना नाम रखा अदम गोंडवी, क्योंकि गोंडा में जन्म हुआ। छोटी सी वानगी देता हूँ इनकी कविता की, उसके बाद एक बड़ी कविता सुनाऊंगा। इनका कहना है, देखना सुनना वो सच कहना जिन्हें भाता नहीं। देखना सुनना वो सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। और ये हर वक्त पर लागू होता है। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नज़र, कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नज़र, आजकल बाज़ार में उनके कैलेंडर आ गए। आजकल बाज़ार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिस कविता के लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं, जो बहुत लोगों ने सुन रखी है, बहुत लोगों ने नहीं सुनी या पढ़ी, सबके लिए अर्ज़ करता हूँ। तो गोंडवी साहब कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है। सब जातियाँ आकर, रेसेस आकर मिलती नहीं है यहाँ पर। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। अगर गलतियाँ बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? अगर गलतियाँ बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। हैं कहाँ हिटलर, हलाकू, ज़ार या चंगेज़ खान? हैं कहाँ हिटलर, हलाकू, ज़ार या चंगेज़ खान? मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।